हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए एक और मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। EG इज इक्वल टू 5ZN/60 वोल्ट। EG इज इक्वल टू 5ZNA/60P। EG इज इक्वल टू ZNP/65A। और आपको चौथा ऑप्शन दिया है EG इज इक्वल टू 5ZNP/60A। तो बच्चों, जो आपका EMF इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? EG इज इक्वल टू 5ZNP/60A। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? क्रॉक स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। और अगर बच्चों आपकी मोटर की बात आएगी तो वहाँ पे आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका फील्ड आर्मेचर क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? शंट जनरेटर, ठीक है, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर मतलब बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर, और चौथा है आपका स्वयं उत्तेजित जनरेटर या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो बच्चों क्या होता है कि ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इसको जब हम आर्मेचर के समांतर में जोड़ देते हैं, ऐसे आर्मेचर हो गया आपका, और ये आपका ये लोड हो गया। ठीक, तो ये क्या होगा? ये आपका कहलाएगा शंट जनरेटर। क्या कहलाएगा? शंट। और अगर इस फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर के हम सीरीज में जोड़ देंगे, मतलब अगर ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका लोड हो गया, ये आपका लोड हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सीरीज जनरेटर कहलाएगा। क्या आपका कहलाएगा? सीरीज जनरेटर। और यहाँ पे पैरेलल की बात कर रहा है तो आपका ये क्या कहलाएगा? शंट जनरेटर कहलाएगा, शंट। तो आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, शंट जनरेटर। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ये फील्ड कॉइल होती है इसमें टर्न्स ज़्यादा होते हैं, और ये क्या होती है? पतले तारों की बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का क्या नाम है? ये आपको फिगर दिया है, ये आपको एक फिगर दे दिया है बच्चों, और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की मोटर है। देखिए, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। ये फील्ड वाइंडिंग आपके आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी है, और यहाँ पे डीसी सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या दिया है? डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो बच्चों देखिए, आपकी ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका डीसी शंट मोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीसी शंट मोटर। और अगर यही फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती
तो ये आपका क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती हैं? फील्ड कंट्रोल मेथड, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और वाल्व-लेनॉर्ड कंट्रोल मेथड। तो बच्चों क्या होता है कि जो समान गति के नीचे की गति नियंत्रण करने के लिए हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसमें, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, आर्मेचर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ा देता है। ठीक है, इसी सिद्धांत पे हम क्या करते हैं, मोटर के गति को नियंत्रित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 पोल वाले AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? 800 RPM, 1200 RPM, 1000 RPM और 1440 RPM। तो देखिए स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/120 F/P। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो आपकी क्या दी है, 120। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। और पोल कितने दिए, 6। 6 दूनी 12। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000 RPM। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1000 RPM। 1000 RPM आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटर परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? कॉपर हानि, घर्षण हानि, हिस्टेरिसिस हानि, भंवर हानि। तो बच्चों आपका जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर हानियाँ निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? ताम्र हानि, घर्षण हानि, लौह हानि और वायु हानि। बच्चों आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि जो आपका इंडक्शन मोटर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर के समान होता है। तो आप यहाँ पे बोल दिया है कि नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट मतलब आपका सेकेंडरी वाइंडिंग जो है लोड से कनेक्टेड नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है। तो ओपन सर्किट में हम लोग क्या निकालते हैं, आयरन लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयरन लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF पर फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? E = 5 FT/2.22, E = 5 FT/4.44 और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 2.22 5 FT और चौथा आपका ऑप्शन दिया है E = 4.44 5 FT। तो बच्चों आपका चौथा आंसर बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। EMF का ये फॉर्मूला होता है अल्टरनेटर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1000 RPM पर 6 पोल वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए NS = होता है 120 F/P। ठीक है, तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो NS × P/120 करेंगे तो आपका क्या दिया है, स्पीड कितनी दी है, 1000।
पोल कितने दिए हैं? 6, ठीक है, 6 पोल दिए हैं आपको, अपॉन 126, ठीक है, ओके। ये 6 से 6 दूनी 12, 1 जीरो कट गया, ये तो आया 50। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 50 हर्ट्ज़। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तांबे के नुकसान को कम करता है, वायु हानि को कम करता है, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, वोल्टेज रेगुलेशन में सुधार करता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी डैम्पर वाइंडिंग है इसका प्रयोग हम लोग हंटिंग को कम करने के लिए करते हैं, हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी साइन तरंगों को स्मूथ करना, कोई नहीं। तो क्या करता है, जो इन्वर्टर होता है बच्चों, ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो आपका रेक्टिफायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, तांबा, एंटीमनी, फास्फोरस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सिलिकॉन में हम लोग सोलर सेल में हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? बांध तक पानी पहुंचाता है, टरबाइनों तक पानी पहुंचाता है, बिजली घर से दूर पानी ले जाता है, जलाशय से अवशेष पानी का निर्वहन करता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ये क्या करता है? टरबाइन तक जो है पानी को पहुंचाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? टरबाइनों तक पानी को पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? एक्साइटर यूनिट, टरबाइन कंट्रोलर, चॉपर कंट्रोलर, लाइन कंट्रोलर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? टरबाइन कंट्रोलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? थोरियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, टंगस्टन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कैडमियम की छड़ों का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? पिन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। बच्चों मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मॉडल पेपर्स बना रहा हूँ, इनको आप देखते चलिए, पढ़ते चलिए और हो सके तो अपने नोट्स में लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए और इनको अपने सहपाठियों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवरहेड लाइनों पर प्रयुक्त कंडक्टर का नाम क्या है? ACSR, एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज्ड आयरन, हार्ड ड्रॉ,
कॉपर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो हम लोग कंडक्टर यूज़ करते हैं वो क्या होता है? ACSR होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? MCB लगाई जाती है, ALCB लगाई जाती है, OCB लगाई जाती है, MCCB लगाई जाती है। तो बच्चों आंसर होगा आपका ALCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों की स्थिति में रखते हैं? रीड रिले, धारा रिले, वोल्टेज रिले, लैचिंग रिले। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? लैचिंग रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिले का कार्य क्या है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण, वोल्टेज और पृथ्वी दोष से सुरक्षा, ओपन सर्किट और पृथ्वी दोष से संरक्षण, ओपन सर्किट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो बच्चों पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? केवी से, KW से, MVA से, KVA से। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? MVA से। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कंपटीशन्स के लिए मैं हर एक चैप्टर से कोशिश कर रहा हूँ आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूँ, जिससे आपकी तैयारी हो सके और आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक शेयर जरूर करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है सिंक्रोनस गति का सूत्र क्या है, या तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या है? N = 120 F²/P, N = 120 P/F। तीसरा ऑप्शन दिया है N = PF/120 और चौथा दिया है N = 120 F/P। तो आपका बच्चों आंसर क्या है? चौथा बिल्कुल सही है, N = 120 F/P। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ़ा का मान होता है, ऑप्शंस दिए हैं आपको, β/1 + बीटा। दूसरा ऑप्शन दिया है बीटा + 1/β, 1 - β/1 + बीटा, 1 + β/1 - बीटा। तो आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है बच्चों, β/1 + बीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्रांजिस्टर में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? कलेक्टर, बेस, एमीटर और सभी। तो बच्चों आपका जो कलेक्टर होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। उसके बाद एमीटर होता है, उसके बाद बेस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में किस प्रकार का ट्रांजिस्टर दर्शाया गया है? देखिए ये बेस हो गया आपका, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? बाहर आ रहा है। तो देखिए एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर ये बाहर निकलने का एरो दिखा रहा है, ठीक है, अगर ये बाहर निकलने का एरो दिखा रहा है तो N फॉर निकलना, N फॉर निकलना, तो क्या हो जाएगा? NPN हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये एरो बन जाएगा इंटर करने का, तो P से प्रवेश, ये मतलब इंटर करा, P से प्रवेश, तो वो हो जाएगा PNP। अगर निकल रहा है तो NPN, और जा रहा है, प्रवेश कर रहा है तो PNP। तो यहाँ पे मैंने निकलने का ऑप्शन पूछा था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही है आपका NPN। ये NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UJT का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है।
ऑक्सीलेटर के रूप में, टाइमर के रूप में, निम्न आवृत्ति ऑक्सीलेटर के रूप में और सभी। तो जो आपका यूजीटी होता है बच्चों, इसका हम लोग तीनों रूप में कर सकते हैं यूज़। तो आपका आंसर चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ब्रिजों का निर्माण निम्न में से किस युक्ति के द्वारा किया जाना संभव नहीं है? ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, आईजीबीटी, मॉसफेट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? थायरिस्टर बिल्कुल सही आंसर है। और थायरिस्टर को बच्चों एससीआर भी बोलते हैं। अगर आपको एससीआर दे दिया जाए यहाँ ऑप्शन तो आप घबराइएगा ना, वहाँ पे एससीआर आपका सही होगा। एससीआर और थायरिस्टर एक ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीटीओ का एक अनुप्रयोग है ट्रिगर परिपथ, सिग्नल डायोड, इंडक्शन हीटिंग और दोलित्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्रिगर परिपथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीआर के बंद होने पर परिपथ में प्रवाहित धारा होती है शून्य, निम्न लीकेज धारा, उच्च लीकेज धारा, फॉरवर्ड धारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा बच्चों निम्न लीकेज धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्न में से किस युक्ति में थायरिस्टर के संयुक्त गुण विद्यमान होते हैं? एससीआर, डायक, ट्रायक, जीटीओ। तो एससीआर को ही हम लोग थायरिस्टर बोलते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका एससीआर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है एलटी, एचटी, एमटी, ईएसटी। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? एलटी, लो ट्रांसमिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्रों को दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है? रेडियल प्रणाली, रिंग प्रणाली, अंतर संयोजित प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? रिंग प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उच्चतम मांग को मापा जाता है वाट में, किलोवाट में, मेगावाट में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इससे आंसर होगा आपका किलोवाट में। किस मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है? 3 फेस इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर। तो आपका जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है, इसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो ट्रांसफार्मर के समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सीमेंट कंक्रीट खंबे का उपयोग डैश डैश तक की लाइन में किया जाता है? 250 वोल्ट, 650 वोल्ट, ठीक है, 11 केवी, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका 11 केवी, 11,000 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस में कौन सी गैसें सम्मिलित होती हैं? मीथेन, कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ईथेन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और कुछ मीथेन भी होती है, ये मिक्सचर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बच्चों एक गेट का सिंबल दे दिया गया है, ठीक है, एक गेट का सिंबल दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा गेट है, और नॉर गेट है, नैंड गेट है, नॉट गेट है, एक्सॉर गेट है। तो बच्चों से ये आपका क्या है? ये एंड गेट है। देखिए ये एंड गेट है, लेकिन यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया गया है, तो ये हो गया नैंड गेट, बन गया नैंड गेट, एंड प्लस नॉट, नैंड गेट बन गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच्चों।
ठीक है। फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर सकता है 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, कोई नहीं। तो आंसर जो होगा आपका फ्लिप फ्लॉप जो होता है 1 बिट को मेमोरी को स्टोर कर सकता है। तो बच्चों आपको मैंने 38 क्वेश्चन का मॉडल पे पढ़ाया है, समझाया है। इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और मेहनत से पढ़ाई करिए। थैंक यू।